ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे पॉक्सो की। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। अब ये जो एक्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक सी बात हम हमेशा करते ही हैं कि इस एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं। इट्स हैविंग 46 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू कितने चैप्टर हैं इसमें, 9 चैप्टर्स हैं। अब ये आप हमेशा से हम चैप्टर को पहले देखते हैं ताकि हमें किसका आइडिया लग जाए कि इसमें है क्या। पॉक्सो देखो, ये चिल्ड्रन से डील करता है, चाइल्ड से रिलेटेड। तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब चाइल्ड पे ही ये एक्ट घूम रहा है तो चाइल्ड की डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट होगी ही होगी। चाइल्ड होता कौन है, तो 2D में तो चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है। अभी अंदर हम बाद में जाएंगे, पहले हम इसके चैप्टर्स को समझ लेते हैं। इस चैप्टर का बाइफर्केशन मुझे लगता है कि इसको हम ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन चैप्टर्स को। चैप्टर 1 to 4 and chapter number 5 to 8 and chapter number 9। तो इससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना, व्हाट आई थिंक। पॉक्सो को समझना इजी हो जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 1 जो है वो किससे डील करता है। देखो, ये जो चैप्टर 4 है इसको मैंने अलग इसलिए किया है, ये कहीं ना कहीं सब्सटैंटिव लॉ को बताते हैं कि अगर आपने ये ऑफेंस किया तो पनिशमेंट क्या होगी। एम आई राइट? आप चेक करिएगा। इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 18 तक। चैप्टर नंबर 4 जो है आप लोगों के पास डायरेक्ट होगा, तो इसमें चैप्टर नंबर 18 तक मैं सेक्शन नंबर 18 तक मैं कवर कर रहा हूं। ठीक है गाइस, तो इसमें मैं कवर कर रहा हूँ सेक्शन 1 से लेकर 18 तक। ये जो डील कर रहे हैं ये सब्सटैंटिव लॉ की तरफ, यानी पनिशमेंट क्या होगी, आपने अगर ये चीज करी है तो क्या पनिशमेंट दी जाएगी। वेयरएज सेक्शन 5 to 8 ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। सेक्शन 9 से लेकर तो ये आपका 38 तक ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। उसके बाद एक चैप्टर बचा है जो 39 से लेकर 46 तक है, ये मिसलेनियस है। ठीक है, ये मिसलेनियस होगा। अब इसी को हम चैप्टर को सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और आगे हम इसको समझेंगे। देखो, इससे आसान हो गया, चैप्टर को हमने डिवाइड करा। पहला तो सब्सटेंटिव पार्ट हो गया, फिर प्रोसीजरल पार्ट हो गया, और फिर एक मिसलेनियस चैप्टर हो गया। तो इस तरीके से हमें चैप्टर पेपर में भी याद रह जाएंगे। अगर हम किसी तरीके सेक्शंस को आगे पीछे कर गए, भूल गए, तो हमें ये चैप्टर को डिवाइड करना, ये चार्ट 2 मिनट लगते हैं, बना लेना, माइंड में रखना, आपको याद आ जाएगा। इसमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 2 है एंड चैप्टर 4 है। ठीक है गाइस, तो चैप्टर नंबर 1 कहां से कहां तक डील करता है, अगेन 1 and 2। इसमें सिंपल सी बात है, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन की बात की गई है। इसमें डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टाइटल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 डेफिनेशन आपको देखनी है। एक तो डेफिनेशन देखनी है 2D चाइल्ड कौन होता है 18 साल से कम, और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी 2D देखना है हमें, 2DA चाइल्ड पोर्नोग्राफी। शॉर्ट टाइटल नेक्शन हम जानते हैं इस एक्ट का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है 2019 के बाद से। इससे पहले इसकी जो एक बार प्रियम्बल है, प्रियम्बल को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, वहां से क्वेश्चन शायद बन सकता है। क्योंकि प्रियम्बल को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो एक्ट बनाया गया है इसको अल्टीमेटली अथॉरिटी कहाँ से बनी है। संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से इसको पावर मिलती है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 विच टॉक्स अबाउट द स्टेट कैन मेक फॉर द लॉ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द वुमेन। तो चाइल्ड और वुमेन के लिए लॉ बनाया जा सकता है। इसका जो प्रियम्बल है उसमें जो की वर्ड्स हैं उस पर ध्यान रखिएगा। इट इज फॉर दिस, ये जो एक्ट है सेक्सुअल असॉल्ट को कवर करता है, सेक्सुअल हरासमेंट को कवर करता है एंड पोर्नोग्राफी को कवर करता है, पोर्नोग्राफी एंड इज ऑल्सो कवरिंग, आई मीन द स्पेशल कोड्स की बात की गई है, स्पेशल कोड्स। अब इंडिया जो है, ऑफ कोर्स ये बात है, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे तो जुड़े ही हैं यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशन एक ऑलरेडी एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, राइट्स ऑफ चाइल्ड, दैट इज ऑफ 1992 में हमने उसको रेक्टिफाई किया। इसका डेट आपको पता भी होना चाहिए, 11 दिसंबर 1992 को इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई रेक्टिफाई जब किया तो
आज पर द यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के हिसाब से हमें अपने लॉ को बदलना होता है। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का जो है, अब इसमें एक चीज देखेंगे, इसमें जो रेप की डेफिनेशन यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की जो बात की गई है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो जो डेफिनेशन है रेप की, जो डेफिनेशन 375, उसमें सिमिलर डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 3 में। 3 और 375 ऑफ आईपीसी सिमिलर डेफिनेशन दे रखी है। हाउएवर उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये देखेंगे ये एक्ट 2012 में आया, जबकि जो हमारे पास जो डेफिनेशन चेंज की गई है वो 2013 के बाद से चेंज की गई है। ठीक है, तो 2013 और कहाँ 2012, यानी इस एक्ट यानी 375 से पहले भी इसमें ऑलरेडी क्लीन लेजिस्लेशन एक बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेक्सुअल एक्सप्लॉइट उसका ना हो, उससे संबंधित इसमें कानून बनाए गए हैं। 46 इसके सेक्शंस हैं। इसके बाद इसके रूल्स भी बनाए गए हैं फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, रूल भी बनाए गए हैं। तो अब इसको हम चैप्टर वाइज समझेंगे। तो पहला चैप्टर में हमने बात करी शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14 नवंबर 2012 को यानी चिल्ड्रंस डे पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, चिल्ड्रंस डे पे ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एक्ट 2012 का है। इनेक्टमेंट डेट भी आप इसकी देख लेना, 19 जून 2012, 19 जून 2012। अब पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 2 जो डील करता है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और सारा का सारा सब्सटैंटिव लॉ बताया गया है। ये क्या सेक्सुअल ऑफेंस होगा जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट होगा, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ठीक है, अल्टीमेटली ऑफेंस है क्या जो बच्चे के खिलाफ इसमें बताया गया है। तो उसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, 3 से लेकर 12 तक। Then chapter number 3 which is dealing with the pornography. Pornography यानी बच्चे का इस्तेमाल होना pornography पर्पस के लिए, सेक्शन 13। इसमें देखो याद करने का तरीका क्या है, 13 से लेकर 3 सेक्शन आप याद करोगे, 13, 14, 15। ठीक है, 3 सेक्शन यहाँ हो गए और 3 सेक्शन यहाँ हो गए, जिसमें अटेम्प्ट और अबेटमेंट की बात की गई है 16, 17, 18। याद रहेगा, ये देखो 3 सेक्शन ये हो गए, 3 सेक्शन ये हो गए, और 3 से 12 तक ये बहुत सब प्राइमरी तो ये है ही, और 2 सेक्शन आगे के, ये याद हो गए सेक्शंस। हाँ जी, अभी अंदर हम धीरे धीरे जाएंगे, पहले आपको इसका बाइफिकेशन पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोसीजरल, देखो सबसे पहले हमने बताया कि सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या क्या चीजें कवर की हुई है। पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है, फिर एग्रावेटेड फॉर्म की बात की गई है, फिर सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है, फिर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है, एंड देन सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, ये चीज बहुत इजी से याद हो जाएंगे सेक्शंस भी। फिर 19 to 38 जो है, इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर ये जो ऑफेंस कोई भी होगा, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट दी जो चिल्ड्रन के खिलाफ जो भी होता है, चाहे वो पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए हो या फिर वो उसके लिए अबेटमेंट से संबंधित हो या अटेम्प्ट हो, तो आप उसकी रिपोर्ट करेंगे। आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बच्चा खुद भी कर सकता है। सेक्शन 19 में बात की गई है, उसमें चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर 5 में हम कवर करेंगे सेक्शन 19 से हम इसमें कवर कर रहे हैं 23 तक। ठीक है गाइस, 23 तक ये जो जितना भी पूरा सेक्शन 19 से 23, इसमें वैसे 19 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग ऑफ द केस हमें बताना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी बनती है, और हमारी ही ड्यूटी नहीं बनती है, मीडिया हाउस की ड्यूटी बनती है, और जितने भी ये हमारे फोटोग्राफर्स हैं, क्योंकि जहां पर अगर हमें कुछ प्रिंट आउट निकलवाने हैं तो हमें लेबोरेटरी जाना पड़ सकता है, तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें वहां पे कवर किया गया, उनकी भी ड्यूटी बनती है, कंपनीज की भी ड्यूटीज हैं, तो विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, सेक्शन 19 से 23 तक। 19 to 23 के बाद है प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब हमने रिपोर्ट तो कर दिया, हमने किसको रिपोर्ट कर दिया, पुलिस को कर दिया, या स्पेशल प्रोटेक्शन, एक स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन पुलिस यूनिट को हमने बता दिया। जब हमने बता दिया तो जो बच्चा है जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या किया जाना है, ठीक है, तो अब उस बच्चे का क्या होगा, उसके स्टेटमेंट भी तो रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। वो जो हम कवर करेंगे वो चैप्टर नंबर होगा 6, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 24 से लेकर, इसमें सिर्फ 4 सेक्शन है,
ठीक है, 24 से लेकर ये आपका 27 तक। बहुत ही सिंपल सी बात है इसमें। अब ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कैसे होता है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 के जो बयान होते हैं, अगर पुलिस भी कोई रजिस्टर्ड कर रही है तो वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए, ठीक है, अपनी वो ड्रेस में नहीं होगी, तो बेसिक चीजें हैं इसमें, और कुछ है नहीं, ठीक है। ऑडियो वीडियोग्राफ किया जाएगा इसको, तो 24 से लेकर 27 तक। देन वी हैव अ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज डीलिंग विद द स्पेशल कोर्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है, तो स्पेशल कोर्ट कौन सी होगी, कोर्ट ऑफ सेशन होगी, और इसमें हम सेक्शन कवर करेंगे 28 से लेकर, दैट विल बी कवर्ड टिल 32 तक। स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होगा, जब स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होगा जिसको 7 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चैप्टर नंबर 8 जो डील करेगा, दैट इज डीलिंग विद द प्रोसेस एंड द पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो स्पेशल कोर्ट किस तरीके से रिकॉर्ड करेगी एविडेंस को, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखा जाएगा जिससे कि बच्चे को कोई घबराहट ना हो, और छोटे छोटे ब्रेक्स भी लिए जाएंगे, एक्यूज को सामने नहीं लाया जाएगा, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर इसमें दिया गया है। तो इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 33 से लेकर 38 तक। ओके गाइस, और लास्ट में हमारे पास मिसलेनियस है। मिसलेनियस में भी 4-5 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें, वो भी हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे। तो ये हमारा पॉक्सो का एक स्ट्रक्चर बन गया है। आई एक्सपेक्ट के या इस स्ट्रक्चर से आपको एक थोड़ा सा सहूलियत सेक्शन को याद करने का मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो सेक्शन ऊपर नीचे अगर पेपर में होते हैं, हरियाणा और राजस्थान में सेक्शन बेस आते हैं, मेमोरी बेस आता है पेपर, तो सेक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आपको सेक्शंस को ध्यान रखना होगा। ठीक है गाइस, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, 1 बाय 1 सेक्शंस को करते हैं। हाँ जी यामिनी, अर्चना, यस सर। ये स्ट्रक्चर बना लेना जरा। ठीक है। 4 जो इसके चैप्टर है, 4 सब्सटेंटिव लॉ की बात करेंगे, 4 प्रोसेसर लॉ की बात करेंगे, 1 मिसलेनियस का होगा। आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। देखो ये तो मुझे लगता ही नहीं आप भूलोगे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इसको भूल सकते हैं जहां तक मुझे लगता है, तो एक बार देख लो इसमें कितने सेक्शन है, 19, 20, 21, 22, 23। पहले 5 सेक्शन आ गए, फिर आगे इसमें 4 सेक्शन आ गए, फिर दोबारा से 28, 29, 30, 31, 32, फिर 5 आ गए, 5, 4, 5, और यहाँ पे 6 आएंगे। 5, 4, 5, 6 याद हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, कोई निमोनिक्स में याद नहीं करा रहा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले 4 चैप्टर होगा, 4 के बाद 5 सेक्शन आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर मिसलेनियस के 8 सेक्शन यहाँ पर आएंगे। ये फंडा है याद करने के लिए। देखो मेरे को तो याद हो जाते हैं पेपर में, मैं इस तरीके से याद करता था और करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि चीजों को याद, सेक्शन याद नहीं हो रहे, आंख बंद करो, एक बार सेक्शन पे फोकस करो और एक ऐसी ट्रिक बनाओ फ्लो में ताकि वो याद हो जाए। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर, 1 बाय 1 करेंगे। बेरेट मेरे पास नहीं है, मैं सब चीज लिखूंगा ताकि आपको सामने याद आ जाए, तो बोली भी चीज याद भी रहती है। सेक्शन नंबर 1, इसमें कुछ भी नहीं है देखने के लिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पूरे इंडिया पे भी अप्लाई होगा 2019 के बाद, ठीक है, पूरे इंडिया पे भी अप्लाई होगा। डेट आपको पता होनी चाहिए इसकी, कमेंसमेंट डेट कौन सी है। कमेंसमेंट डेट इसकी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 14 नवंबर 2012, जिस दिन चाचा नेहरू जी का भी जन्मदिन है चिल्ड्रंस डे, तो इजी टू रिमेम्बर। जवाहरलाल नेहरू का होता है ना? हाँ चाचा नेहरू ही तो बोला है, जवाहरलाल नेहरू ही बोलते हैं उन्हें। अब सेक्शन 2, दैट इज डीलिंग विद द डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में कोई डेफिनेशन काम की नहीं है, सिर्फ 2 डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि वो डेफिनेशन इसलिए काम की नहीं क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको सेक्शंस की तरफ भेज रही है। सेक्शन 2D याद रखिए और सेक्शन 2DA याद रखिएगा। सेक्शन 2D किसकी बात करता है, चाइल्ड। चाइल्ड कौन है, जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं की है। चाइल्ड कौन है, जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं की है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स any visual depiction of the sexually explicit conduct involving a child। किसी भी तरीके से बच्चे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी में दिखाया जा रहा है, involving a child which includes फोटोग्राफ हो सकता है,
वीडियोग्राफ, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो सकती है, indistinguishable from the actual child, an image created, adapted, modified but appear to depict a child. इसमें बच्चों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। बस कोई एक बार रीड करो, माइंड में रखो कि ऐसे कीवर्ड्स है, इतना काफी है, काम चल जाएगा। याद फिर भी रख लेना चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कहाँ बात की गई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन अब आपको याद भी हो गए होंगे। सेक्शंस हमने पढ़ा था 12 तक तो चैप्टर 2 था, तो 13, 14, 15 याद आ जाएगा, याद रह जाएगा 13 से 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं इसका जो 2 है वो भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 2 का 2, अगर कोई डेफिनेशन जो यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो विल टेक अ हेल्प ऑफ, कहाँ से उसकी हेल्प लेंगे हम देख लेंगे सबसे पहले सीआरपीसी को देख लेंगे, आईपीसी को देख लेंगे, हम देख लेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को। मैंने आज आपको एक वीडियो भेजी थी जो मेरी 1 साल पहले बनी हुई थी, जस्ट इसलिए भेजी ताकि अब जब उसको एक बार आप देख के आए, उसमें बहुत कुछ नहीं है लेकिन 5-6 मिनट में काफी कुछ उसमें बताया गया है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि उसमें एक लगभग 56 डेफिनेशंस दे रखी है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के डेफिनेशंस को हम यहाँ यूज करेंगे। उसको जो हम पढ़ेंगे तो जुवेनाइल कौन होता है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एंड देन लास्टली विल सी द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट भी देखेंगे 2000 का जो है, ठीक है। ये चारों का रेफरेंस हम ले लेंगे। ये हमारा खत्म हो गया सेक्शन 2 का। इसमें आपके पास अगर यूनिवर्सल का बेरेट है तो एक कमेंट लिखा हुआ है कि एक कोई ऐसा बच्चा जो 18 साल से तो जिसकी उम्र 18 साल से तो ज्यादा हो गई लेकिन वो पागल है, तो क्या वो बच्चा कहलाएगा? उसका दिमाग बच्चा क्यों ना हो लेकिन वो बच्चा नहीं कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाता है इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं। चैप्टर नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम कवर करेंगे सेक्शन 3 से लेकर 12 तक। अब इसको हम समझने के लिए सबसे पहले सेक्शन 3 लिखते हैं। सेक्शन 3 लिखेंगे तो सेक्शन 3 के साथ हम इनकी पनिशमेंट जो दे रखी है वो ऐसा करते हैं, नीचे लिखते हैं सेक्शन 4, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेक्शन 3 किससे डील करता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसकी पनिशमेंट कहाँ है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की सेक्शन 4 में है। एग्रेवेटेड, अब यहाँ पे आ जाएगा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी सेक्शन नंबर ये आपका हो गया 5 और 3, 4, 5 हो गया। इसकी पनिशमेंट कहाँ दे रखी है? 6 में। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 आएगा सेक्शन, सेक्शन 7 सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7, इसकी पनिशमेंट आ जाएगी सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 विच डील्स विद सेक्सुअल एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी पनिशमेंट आ जाएगी सेक्शन 10 में। एक और कॉलम हम बनाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 में आएगा सेक्सुअल हरासमेंट। क्या आएगा? सेक्सुअल हरासमेंट, और इसकी पनिशमेंट आ जाएगी यहाँ पर सेक्शन 12 में। सेक्शन ये हो गया 11, ठीक है गाइस, 11 और ये 12। अब आप कहोगे सर एग्रावेटेड कहाँ गया? सेक्सुअल हरासमेंट का एग्रावेटेड फॉर्म कहाँ है? तो कीप इट माइंड, सेक्सुअल हरासमेंट का कोई एग्रावेटेड फॉर्म नहीं होता है। सेक्सुअल हरासमेंट का कोई एग्रावेटेड फॉर्म नहीं होगा। एम आई राइट? यस सर। इसका एग्रावेटेड फॉर्म ये है, इसका एग्रावेटेड फॉर्म ये है। एग्रावेटेड फॉर्म क्या होता है? आप कोई इंसान पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसी का एग्रावेटेड वर्जन। एग्रावेटेड वर्जन क्या होगा? अभी पहले हम पेनिट्रेटिव को समझेंगे, फिर एग्रावेटेड को समझेंगे, फिर सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, फिर सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये भी हम जान लेंगे। बहुत इजी है ये, बहुत सिंपल सोबर क्लीन लेजिस्लेशन है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी आता है, कई जगह आने लगा है क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार होने लगा है।
इतने बड़े बड़े ऑफेंस होने लगे हैं, तो 2019 में भी इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, 2019 में भी अब सजा बढ़ा दी गई। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो एक्ट है पॉक्सो, ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए कवर नहीं थी, वहां पर बच्चों के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है, तो इसलिए हमने इस एक्ट को बनाया। लेकिन अगर जो चीज यहाँ पर पनिशेबल है और आईपीसी में भी पनिशेबल है, तो उसकी सजा जो होगी, जहां पे बड़ी सजा होगी, ग्रेटर पनिशमेंट दी गई होगी, वो दी जाएगी। ये मैं कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं? दैट इज सेक्शन नंबर 42 ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। ठीक है, 42 ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट में से। देखो सारे मैं आपको एमसीक्यू बता दूंगा, आई कैन गारंटी उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। बाकी आपकी याद करने की क्षमता कितनी है वो मैटर करती है। देखो क्वेश्चन तो इसमें से हजारों क्वेश्चन बन जाए, लेकिन फिर भी कुछ मोर और लेस वो क्वेश्चन बनने ही चाहिए। अब आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। शुरुआत करते हैं इसका, चैप्टर नंबर जो 2 है। आपने ऑलरेडी 375 तो पढ़ा ही है उसी को रेप्लिका को यहाँ चिपका दीजिए, जबकि 375 में जो डेफिनेशन तो बाद में चेंज हुई है, यहाँ पहले से ही थी। तो पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। बहुत चीजों के मैं अंदर जाने की बात नहीं करूंगा कि आप लोगों को आता है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में 4 बातें हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में यूज ऑफ पेनिस, ठीक है। अब ये जो भी वर्ड्स लिखे, वेजाइना, माउथ, रेथ्रा, अनस, इन सब में यूज किया गया है। इंसर्शन, पेनिट्रेशन मींस इंसर्शन, ओके। एंड देन द अनदर वर्ड यूज इज ऑब्जेक्ट। क्या यूज किया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको हम डिजिटल रेप भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। इसको हमने डिजिटल रेप भी कहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ओके। एक बार पढ़ोगे तो उसमें कुछ है ही नहीं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किस चीज की मैनिपुलेट करता है? मैनिपुलेट किस चीज को करता है? ये मैनिपुलेट बॉडी पार्ट, बच्चे की बॉडी पार्ट को मैनिपुलेट करता है और उसको फिर इंसर्ट कर देता है, ठीक है। एंड देन द फोर्थ वन इज ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस। अब एक बात कीजिए, रेप की जो डेफिनेशन है, रेप की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है 375, तो उसके जो 4th क्लॉज में क्या पेनिस वर्ड यूज हुआ है? अप्लाइंग हिज माउथ टू द पेनिस, ये यूज नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहां जो रेप की जो डेफिनेशन है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कि वो ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट हुआ है। और ये जो पॉक्सो जो ऑफेंस है, यहाँ पे ऑफेंस एक बच्चे के खिलाफ हो सकता है, वो एक मेल चाइल्ड भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता मेल चाइल्ड? हाँ जी, Yes, sir. तो ये माउथ जो है वो यूज हुआ, यहाँ पे पेनिस भी लिखा है, ठीक है। He applies his mouth to the penis, vagina, anus और urethra। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। तो आप ये जो है पर्टिकुलर एक्ट जो है, इसमें जो सेक्शंस हैं वो ऐसा नहीं है कि वुमेन चाइल्ड के खिलाफ यू बनाए गए, उसके ध्यान में रखते हुए बनाए हुए हैं। यहाँ पर एक कोई मेल चाइल्ड भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद इनकी जो पनिशमेंट है, अगर कोई इंसान ऐसा घिनौना अपराध करता है तो उसकी पनिशमेंट दी गई सेक्शन 4 में। अब सेक्शन 4 में क्या पनिशमेंट है? देखो पनिशमेंट का भी एक चार्ट बना लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। सेक्शन 4 में जो पहली बात की गई है, अगर कोई ऑफेंस 16 साल से कम के बच्चे के साथ हुआ है, 16 साल से कम के बच्चे के साथ हुआ है, तो पनिशमेंट दी जाएगी 20 साल और लाइफ, 20 साल लाइफ या फिर फाइन, ठीक है। एंड फाइन होगा। अब यहाँ पे और फाइन नहीं है, फाइन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो फाइन लेके किसको देंगे? हम विक्टिम को देंगे, ठीक है। तो फाइन लिया ही जाएगा, ओके गाइस। एंड देन अगर वो सिचुएशन 16 साल से कम नहीं है, आई मीन एक जनरल बात है, कोई बच्चा है, बच्चा कौन है? 18 साल से कम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में द इम्प्रिजनमेंट कैन बी 10 years, लाइफ और फाइन। अब एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ क्या लिखा है दोनों सिचुएशन में? शैल नॉट बी लेस देन 10 years और शैल नॉट बी लेस देन 20 years। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको, पनिशमेंट पे राजस्थान क्वेश्चन पूछेगा। शैल नॉट लिखा है, ठीक है, शैल नॉट। अगर आप ये चार्ट बना लोगे ना, तो आई एश्योर के आपके 12 सेक्शन तो एक पेज पे कंप्लीट हो जाएंगे।
हाँ जी, समझ में आया। अब आते हैं एग्रावेटेड फॉर्म में। एग्रावेटेड फॉर्म, अब इसका एक और जो क्लॉज है ना, फोर्थ में जो लिखा है, द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड द पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। तो वो जो फाइन लिया जाएगा वो मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के लिए विक्टिम को ही दे दिया जाएगा। विक्टिम की डेफिनेशन कहाँ है, सीआरपीसी से लेंगे, ठीक है। सीआरपीसी 2WA विक्टिम, राइट। विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड है वो अब आपको सब आता ही है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, ये चीज आपको आती होगी विक्टिम कौन होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ एग्रेवेटेड फॉर्म, अब ये वर्ड हुआ एग्रेवेटेड फॉर्म। एग्रेवेटेड फॉर्म में आप ये समझ लीजिए कई बार क्या होता है, जो रक्षक की भक्षक बन जाए, ठीक है। कई बार रक्षक की भक्षक बन गए, जिन पे आपने विश्वास किया था उसने ही बच्चे के साथ गलत कर दिया, तो वो लोग आएंगे इसमें, तो इसलिए इसको एग्रावेटेड बोल दिया है, ठीक है। एग्रावेटेड, रक्षक की भक्षक बन गए हैं। तो जैसे कि कई लोगों पे आपने विश्वास किया हो, कोई कस्टडी में बच्चा हो, पुलिस के पास हो, पुलिस कस्टडी में हो, मैनेजमेंट में हो, ठीक है, रिलेटिव के पास हो, या बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ है, गैंग ने कर दिया है गलत, ठीक है। बच्चे की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, उसका फायदा उठाया गया है। बच्चा जो चाइल्ड तो था 12 साल से कम का था, या बच्चा प्रेग्नेंट था, चाइल्ड जो वो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट कर दिया उसको, तो ये सारे घिनौने अपराध है, एग्रावेटेड फॉर्म है। सेक्स करा, सेक्स के साथ साथ उसको HIV पॉजिटिव था वो इंसान, बच्चे को एसटीडी हो गई हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या HIV पॉजिटिव कर दिया, बच्चे की डेथ ही कर दी, तो ये कितना घिनौना अपराध है, ठीक है। 12 साल से कम का बच्चा है तब भी, या कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, या आपने देखा होगा कोई वायलेंस, अभी जैसे मॉब अगर आती है, तो जब भीड़ होती है, जब हिंसा होती है, तो हिंसा में लोग क्या करते हैं, ऐसा घिनौना अपराध भी करते हैं, औरतें बच्चों के साथ रेप तक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कवर की गई है, और या फिर उसे कपड़े उतार कर उसको नेकेड परेड करवा दी है, ठीक है। ये एग्रावेटेड फॉर्म होती है सारी चीजें। अब मैं इसको एक एक करके पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ कीवर्ड बता रहा हूँ इसके, ठीक है। जैसे कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उसमें कौन कौन कवर हैं, ऊपर ऊपर से मैं कीवर्ड्स को बता रहा हूँ। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 में कौन कौन कवर है, मैं नीचे की ये लाइन भी यूज कर लूंगा, ठीक है। सबसे पहले 5 का जो ए है, इसमें पुलिस ऑफिसर्स की बारे में बात की गई। पुलिस ऑफिसर हो गया, या स्टेशन हाउस में हो गया, या ड्यूटीज, तो पुलिस ऑफिसर आप मान के चलिए, पुलिस कस्टडी में अगर कोई है तो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आर्म्ड फोर्स वाले, आर्म्ड फोर्स वाले, ठीक है लोग। उसके बाद आ जाएगा कोई पब्लिक सर्वेंट इसका गलत इस्तेमाल उठाता है तो। फिर आएगा कोई मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट यानी अथॉरिटीज में है, मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे जेल हो गया, रिमांड होम्स हो गए, प्लेस ऑफ सेफ्टी हो गया। फिर आ जाता है हॉस्पिटल में, कौन, हॉस्पिटल वाले, जैसे आपने देखा होगा एक अरुणा शान बाग का जो इंसिडेंट हुआ था वो हॉस्पिटल में ही हुआ था, ठीक है। एजुकेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो बाबा वाबा होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं बच्चों का गलत तरीके से। गैंग, ठीक है। फिर आता है गैंग वालों ने बच्चे के साथ रेप कर दिया। अगर गैंग रेप इसमें होगा तो वैसे तो आपको पता ही है, वहां पे 375 376 में भी है डी में, और यहाँ पे जी में है। इसमें एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन 34 भी अप्लाई होगा काय का, आईपीसी का। गैंग रेप में जरूरी नहीं सबने गैंग रेप कर दिया, अगर गैंग रेप की मंशा से लोग गए थे बच्चे का रेप करने, लेकिन एक नहीं करा है, तो सब पे वो अप्लाई हो जाएगा प्रोविजन, ठीक है। अब वेपन का इस्तेमाल करते हुए, बंदूक रख के सर पर, ऐसे ऑफेंसेस कर लिया। ग्रीवियस हर्ट, सेक्सुअल ऑफेंस तो किया ही, बच्चे के साथ ग्रीवियस हर्ट भी कर दिया, ठीक है। उसके प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचा दिया ग्रीवियस हर्ट में। तो फिजिकल इनकैपेसिएट कर दिया बच्चे को, ठीक है। इंपेयरिंग, उसके जो पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा वीक पड़ गए हैं, इनकैपेसिएट हो गए हैं, मेंटली प्रॉब्लम में आ गया बच्चा, ठीक है। मेंटली इल लिख देता हूँ मैं उसको, ऐसे तो इनकैपेसिएट है, फिजिकली इनकैपेसिएट लिखना है इसको। एंड इट कुड बी बच्चे को प्रेग्नेंट कर दिया है, HIV पॉजिटिव कर दिया, बच्चे की वो डेथ ही कर दी है, ठीक है।
उसको मेंटल प्रॉब्लम में डाल दिया है, मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी कर दी, मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी कर दी है। कुछ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूशन में। मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, रिपीटेड ऑफेंस करता है, बार बार रिपीट करता है। ये कीवर्ड्स आप लिख लोगे अपने बेरेट के साइड में लिख लोगे तो बहुत फायदा देगा आपको, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन वैसे तो जनरली नहीं आएगा, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि किस किस चीजों के बारे में बात करता है। रिलेटिव्स ने ही गलत कर दिया, बच्चे लोग, कई लोग ऐसे होते हैं अपने बच्चों को रिलेटिव्स के पास छोड़ के जाते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए, सिर्फ सतर्क रहिए, जिन लोगों के पास विश्वास हो वहीं छोड़ के जाइए। फिर ये आता है सर्विसेज टू द चाइल्ड, यानी नौकर वगैरह ने कर दिया, सर्विसेज टू द चाइल्ड। ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, अथॉरिटी जहाँ पे बच्चों को दिया गया था विश्वास करके, ठीक है। इसमें आता है फिर एक अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है, पेनिट्रेशन तो किया ही, सेक्स तो किया ही, उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर भी करा बच्चे के साथ। एंड देन कॉम्युनल रॉयट्स जब चले तो उसमें फायदा उठाया। और उसके बाद ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा, ठीक है, आगे एक सेक्शन का यूज भी होगा। प्रीवियसली कन्विक्टेड इंसान है, उसके बाद वो दोबारा ऑफेंस करता है, ठीक है, whosoever commits sexual assault on the child and who has been previously convicted, और उसके बाद नेकेड प्रेट निकालता है, ठीक है, नेकेड प्रेट। तो ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो एग्रेवेटेड फॉर्म है, एग्रेवेटेड फॉर्म है, इसमें यू तक कवर हो रहा है, ठीक है, ए से लेकर यू तक। तो ये एग्रेवेटेड फॉर्म हो गया, तो जो एग्रेवेटेड फॉर्म हो गया तो पनिशमेंट भी तो ज्यादा मिलनी चाहिए उस इंसान को, बिल्कुल मिलनी चाहिए। याद रखिएगा, रीग्रेस इम्प्रेशन में मिलेगी, 20 साल से कम नहीं होगी, विच में एक्सटेंड टू लाइफ मिल सकती है, और फाइन तो मिलेगा ही, और फाइन तो मिलेगा ही। लेकिन 2019 के बाद डेथ भी जोड़ दी गई है, ठीक है, डेथ भी जोड़ दी गई है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, याद रहेगी। यस सर। डेथ वाले पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, डेथ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्रेवेटेड फॉर्म पे क्या डेथ है या नहीं, तो डेथ भी मिलेगी। अब ये काम हमारा आधा आसान हो गया, अब 2 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन बड़ा था, 5 ही हमने कर लिया। सेक्शन 7 क्या कहता है? देखो, पहले हमने बात करी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी सजा हमने देख ली। एग्रावेटेड करा, एग्रावेटेड की हमने सजा देख ली। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। सेक्सुअल असॉल्ट देखो, यहाँ पे क्या है, इंटेंशन मैटर करती है। सेक्सुअल इंटेंट, यहाँ पर इंटेंशन जो है, सेक्सुअल इंटेंशन है, इंटेंशन जो है कहीं ना कहीं वो गलत है। और वो इंटेंशन कैसी है कि एक टच करना, आई मीन फिजिकली की बात की गई, फिजिकल टच है यहाँ पे। सेक्सुअल असॉल्ट, यहाँ पे टच होना जरूरी है, टच की बात की गई है। कैसे होगा वो सेक्सुअल, whoever with sexual intent touch the private parts, vagina, penis, anus, breast of the child, or make the child, या तो खुद करता है या बच्चे को खुद करवाता है या किसी और के जरिए करवाता है, ठीक है, और एनी अदर पर्सन डज एनी अदर एक्ट विद सच सेक्सुअल इंटेंट। तो सेक्सुअल इंटेंशन मैटर करती है यहाँ पर। और सजा कितनी होगी? 3 से which can be shall not be less than 3 years but which may extend to 5 years, 3 to 5 हो सकती है, 3 to 5। और क्या इसमें फाइन मिलेगा? एंड शैल ऑल्सो भी फाइन होगा, फाइन तो मिलेगा ही साथ। यहाँ एंड होगा, पेपर में आपसे और लिख के पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सब में एंड ही है यहाँ पे। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एग्रावेटेड सेक्सुअल ऑफेंस सेक्शन 9। ये जो मैंने इतनी बड़ी कहानी लिखी थी, ये सारे जो ग्राउंड्स लिखे थे, सारे के सारे ग्राउंड यहाँ अप्लाई कर दीजिए। वही एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, यानी यहाँ पे एक आम आदमी कर रहा है, यहाँ पे वो कौन कर रहा है? रक्षक भक्षक हो रहा है। इज दैट क्लियर? सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड करनी है, सिर्फ इसमें हमने कहां तक पढ़ा था? यू तक। यू के बाद क्या आता है? यू के बाद क्या आता है? वी आता है ना, तो वी को ऐड कर दीजिए। वी में क्या लिखा है? आपने देखा होगा, अगर आप जो ब्रॉथल हाउसेस के बारे में जाना होगा, तो वहां जो लड़कियां होती हैं उनकी एज होती है 15-16 साल, 15, 16, 12, 13 ऐसी एज होती है। उन लड़कियों को आपको पता क्या दिया जाता है? उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटॉसिन का।
ऑक्सोटॉक्सिन का इंजेक्शन से उनकी जो मैच्योरिटी होती है ना, वो जल्दी उनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जिससे कि वो प्रोस्टिट्यूशन के मामले में जल्दी इन्वॉल्व हो सके। तो अगर कोई इस तरीके की भी इन्वॉल्वमेंट है सेक्सुअल असॉल्ट में, ये कवर किया गया एग्रेवेटेड फॉर्म में। एक बार मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ सेक्शन 9, वो भी वी। Whoever persuaded, induces, entices, or coerces a child to get administer or administers or direct anyone to administer help in getting administered any drugs or hormone or any chemical substance to a child with intent that such child attain early sexual maturity. Early sexual maturity, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी। और इनकी सजा कितनी होगी? एग्रेवेटेड है तो भैया यहाँ पर 3 से 5 में हमने खत्म किया था, तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट कर लेंगे, 5 से 7 साल। समझ में आ गया? देखो 20 से लाइफ, इसको भी आप अलग से एक चार्ट बना लेना, पनिशमेंट का याद करना है तो। 20 से लाइफ फाइन, और 20 में फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पर आके ये फर्क हुआ, यहाँ पे डेथ आ गई, ठीक है। और यहाँ पे 3 से 5, 5 से 7 बढ़ गया। अब सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, आपसे पूछ लेंगे सेक्सुअल, सेक्शन बेस्ड तो पूछेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन बेस्ड ज्यादातर आते हैं, राजस्थान और हरियाणा में भी। वैसे हरियाणा में पॉक्सो आता नहीं है, बट फिर भी सेक्शन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक तो वैसे आया नहीं है ये एक्ट, लेकिन अब आएगा तो सेक्शन बेस्ड भी पूछे जाएंगे। सेक्शन 11 की बात करते हैं। सेक्शन 11 हरासमेंट की बात करता है। पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन सच पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट। अब यहाँ पे भी एक बात कॉमन है, सेक्सुअल इंटेंट है। इंटेंट कैसी है? सेक्सुअल इंटेंट है। क्या चीजें कर रहा है? देखो सेक्सुअल असॉल्ट में मैंने आपको क्या क्या फिजिकल टच की बात करी है, ठीक है। अब सेक्सुअल हरासमेंट में फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। हरासमेंट कैसे कर सकता है इंसान? बताइए जरा। सेक्सुअल हरासमेंट क्या बोल के भी कर सकता है, नहीं कर सकता है? Yes, sir. वर्ड से कर सकता है, Gesture. ठीक है, साउंड से कर सकता है, कुछ गलत इशारा करेगा, जेस्चर, कुछ अपनी बॉडी का पार्ट दिखा सकता है, ठीक है, ठीक है, ये चीजें कर सकता है वो। तो यही सारी चीजें सेक्शन 11 में लिखा है। एक बात, इस सेक्शन को आपको जरूर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 11 में से क्वेश्चन अंदर में से बन जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ये सेक्सुअल असॉल्ट है, हरासमेंट है, ठीक है गाइस, याद रखना इनको एक बार। utters any words, makes any sound or make any gesture or exhibit any object or part of the body with intent that such word or sound shall be heard, कि वो वर्ड जो सुन लिया जाए, वर्ड सुन लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट देखा जाए, ठीक है। such gesture or object or part of the body shall be seen by the child, ठीक है। कोई अपनी बॉडी का पार्ट दिखाता है तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। makes a child exhibit his body, makes a child exhibit his body or any part of his body as it's seen by the such person or any other person, वो ऐसा करता है कि बच्चा कुछ चीज दिखाए, makes a child exhibit his body, या shows any object to the child, बच्चे को कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाता है for or मीडिया for the pornographic purpose के लिए। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आपको पता है, मुझे आप बता सकते हैं कि स्टॉकिंग जो है वो आईपीसी में कहाँ कवर है? So 354D 354D कब ऐड हुआ है? कब ऐड हुआ है? 13 में। 13 में ही तो ऐड हुआ है, Yes, ठीक है। sir. और ये पॉक्सो कब बना है? 12 ये 12 में। तो क्या पॉक्सो में स्टॉकिंग है या नहीं है? So भी यहाँ तो है सेक्सुअल ये हरासमेंट में। प्रोविजन में 4 में लिखा हुआ है स्टॉकिंग, ठीक है। रिपीटेडली और constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other media, ठीक है। यानी स्टॉकिंग यहाँ पे कवर है इनडायरेक्टली, ठीक है। और बाकी फिर धमकी देता है तो यूज इन एनी फॉर्म एनी मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, बच्चे के मेंटली प्रेशर डाल रहा है वो, कि भाई धमकी दे रहा है कि भाई तेरी जो इमेज है मैं यूज करूंगा, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया ना। एट द सेम टाइम आपको याद भी होगा कि ये आईटी का भी ऑफेंस कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो आईटी का सेक्शन 67 भी यूज गलत हो रहा है, 67 का ए भी, वहां पे भी वो ऑफेंस कर रहा है एट द सेम टाइम, तो आईटी में भी अलग से ऑफेंस पनिशमेंट दे रखी है। अब वही मैंने आपको बताया, जहां पे बड़ी हुई सजा होगी वो मिल जाएगी उसको,
अब पनिशमेंट इसमें क्या दे रखी है, अब इसमें लिखा है 3 साल तक हो सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट की कितनी होगी, 3 साल तक हो सकती है, अप टू, ठीक है, अप टू द फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 साल, क्या पता कम हो। समझ में आ गया, ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा 2, और हमारा आधे से ज्यादा, आधा तो हमारा ये भी खत्म भी हो गया एक्ट। 12 तक ही इसका इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यही सब्सटैंटिव लॉ है, पॉक्सो के माइंड में रखते हुए ये बनाया गया था। अब हम इससे संबंधित और चीजें करेंगे, जैसे पोर्नोग्राफी से संबंधित कुछ सेक्शंस हैं। अगर आपने नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। हाँ जी, चलिए, अब सेक्शन 13, 14, 15, 13, 14, 15 ये डील करेंगे। चैप्टर नंबर 3, सेक्शन 13, 14 और ये हो गया 15, 2 मिनट में कवर हो जाएंगे। अब सारे सेक्शन बहुत जल्दी स्पीड से होंगे। यूज ऑफ अ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पस, बच्चे का इस्तेमाल करना पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, ठीक है। अब उसमें वो क्या कर सकता है, उस बच्चे का पोर्नोग्राफी बनाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, या उसको डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल पर्पस हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए वो यूज कर सकता है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगी, कि जिसमें अगर उसमें पोर्नोग्राफी यानी मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो बना रहा है, उसमें बच्चे के ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट कराता है, रियल और सिमुलेट सेक्सुअल एक्ट को दिखाता है, या इंडिसेंट और ऑब्ससेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड को दिखाता है, ठीक है। तीनों चीजें याद रख लेना, बस इतना ही है। इतना ध्यान रखिए, सेक्शन बेस ही पूछा जाएगा भाई, ये देखना पर्सनल के लिए यूज कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकता है। 14 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट में वेरिएशन है, क्यों, क्योंकि पनिशमेंट में वेरिएशन इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, वो अपने पर्सनल के लिए यूज कर रहा है या कमर्शियल के लिए यूज कर रहा है। और इसका एक यूज और है पनिशमेंट का, क्योंकि कोई इंसान अगर पोर्नोग्राफी करेगा तो उसकी सजा तो अलग होगी ही, लेकिन उसने जो बच्चे को यूज किया होगा, अगर बच्चे के साथ कुछ इंसर्शन हुआ है, इंसर्ट यानी क्या किया उसने, सेक्शन 3 पेनेट्रेशन करा होगा, तो जो पेनेट्रेशन किया है उसकी सजा भी तो मिलेगी, पोर्नोग्राफी की तो अलग है ही, लेकिन जो पेनेट्रेशन किया होगा, एग्रावेटेड किया होगा, सेक्सुअल असॉल्ट किया होगा, सेक्सुअल हरासमेंट किया होगा, उसकी सजा क्या होगी, एडिशन होगी, नहीं होगी। यस सर। यही बात करता है इसका पैरा नंबर 2, 14 का पैरा नंबर 2 यही बात करता है। अभी पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी। अभी सिर्फ बच्चे का इस्तेमाल किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, तो सजा कितनी होगी, नॉट लेस देन 5 ईयर, पहली बारी में फर्स्ट टाइम करेगा, नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 साल से कम नहीं होगी, और सेकंड टाइम में 7 साल से कम नहीं होगी, ठीक है। बाकी जितनी मर्जी हो सकते हैं, कोर्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन एडिशन अब क्या होगा, 14 के 2 में ये जो सजा होगी, अब चाइल्ड को पोर्नोग्राफी के लिए अगर वो यूज कर रहा है, तो इनसे क्या पता उसने फिजिकली टच किया हो, इंसर्शन किया हो, तो ऑफेंस उसने 3, 5, 7, 9 वाले ऑफेंस भी तो कर दिए होंगे। कौन से ऑफेंस करे होंगे, ये करे होंगे ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, इनमें से कोई ऑफेंस उसने किया होगा, सेक्सुअल एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, इनमें से कोई उसने ये ऑफेंस अगर किया होगा तो इसकी सजा भी तो मिलेगी उसको, तो ये इन एडिशन होगी। तो इसको ऐड कैसे करेंगे सर, 5 में ऐड हो जाएगा ये 10, 5, यहाँ ऐड 15? होगा, ऐड होगा, ठीक है। अब उसमें आपको पता ही है ना, सेक्शन 31 तो आपने सीआरपीसी का पढ़ा ही होगा। यस सर। तो सजा कैसे मिलती है, कॉन्करेंट मिलती है, कॉन्सेक्यूटिव मिलेगी, सर इन डिफॉल्ट कॉन्जिक्यूटिव। तो वही आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 31 ही है ना। यस सर। ठीक है, तो ये बड़ी भी सजा मिल जाएगी उसको, क्योंकि भैया, और एक बात बताओ, अगर बच्चा कहता मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, सर नो, इमैटेरियल। कंसेंट इमैटेरियल हो गया। अरे बच्चे की कंसेंट तो कंसेंट ही नहीं होती, और वो भी इतने गंभीर अपराध में, क्या सजा कम हो जाएगी, नो सर। सजा भी कम नहीं होगी, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है, हमारे 375 के अंदर अब जो उसकी एज जो थी पहले 16 साल थी ना, उसको 18 तो कर ही दिया है। ओके,
चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद 14 के बाद हम आ जाते हैं 15 पे। 15 क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अब सपोज कीजिए हमारे पास किसी ने मैसेज भेज दिया, एक वीडियो भेज दी, उसमें बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हुए दिखाया गया था। अब हमने क्या करी, वो पिक्चर अपने मोबाइल में ही रखी, स्टोर करके रखी, तो क्या मैंने कोई ऑफेंस किया है? हाँ जी, यस सर। मैंने अंडर ऑफेंस कर दी, मैंने ऑफेंस कर दिया, मुझे सजा मिल सकती है। जो सजा जो होगी, पहले मेरे को पेनल्टी होगी 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का फाइन। इसमें जो फाइन है, फर्स्ट टाइम जो होगा, आई मीन फाइन है, फाइन नॉट लेस देन 5,000 रुपीज, एंड इन द इवेंट ऑफ द सेकंड और द सब्सिक्वेंट फाइन शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपए। पहली बारी में 5,000, दूसरी बार में 10,000 से कम नहीं। क्योंकि जैसे ही मेरे पास वीडियो आई, व्हाट इज माय ड्यूटी, मैं उसको डिलीट कर देता। मैंने डिलीट नहीं करी, यानी मैं फेल हो गया। मैंने फेल हो गया तो मेरे को भैया पैसे पे करने पड़ेंगे, फाइन पे करना पड़ेगा। मुझे डिलीट करना चाहिए था, एट द सेम टाइम मुझे रिपोर्ट भी करना चाहिए था। अब रिपोर्ट तो जनरली कोई नहीं करता, कम से कम डिलीट कर देता, तो भी मैं बोनाफाइड वे में, गुड फेथ में मैं बच जाता फाइन से भी। पहली बात तो ये हो गई। क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। अब इसके बाद जो सेकंड बात करता है इसका पैरा, सेकंड पैरा में बात की गई, कोई इंसान जिसने any person who store or possesses pornographic material in any form involving a child for transmit करने के लिए या propagate करने के लिए उन्हें स्टोर किया हुआ है, और displaying और distributing any manner at any time except। अब देखो, इस इंसान ने, भाई मेरे पास ही, सपोज करो मेरे पास ही वो वीडियो आई, मैंने उसको भी स्टोर करके रखा है, तो मेरा 5,000 रुपए फाइन देने पड़ेंगे, या सेकंड टाइम में 10,000 रुपए। लेकिन वो मैंने स्टोर इसलिए कर रखी थी क्योंकि उसको मेरे को एविडेंस में यूज करना था, मैं बच जाऊंगा। मुझे एविडेंस में यूज करना था, यानी कोर्ट को दिखाना था, कोर्ट को आई मीन एविडेंस के रूप में दिखाना, एक्सप्रेस फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग, या मैंने रिपोर्ट करने के लिए इस मामले को, देखिए कैसी है, पुलिस के पास जाऊंगा तो कुछ लेके जाऊंगा ना, तो इसलिए मैंने वो स्टोर करके रखी थी, तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट, जो एक्सटेंड हो सकते हैं 3 साल तक हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स तक पनिशमेंट होगी। ओके, और फाइन तो लगेगा ही। देखो यहां लिखा और विद फाइन, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना, यहां और विद फाइन लिखा है। और विद फाइन देखो वहां पर है जब थोड़ा लेस एग्रीवेटेड ऑफेंस है, लेस एग्रीवेटेड ऑफेंस है तो वहां पे और आ जाएगा। बड़े वाले ऑफेंस में सब जगह एंड लिखा हुआ था, तो दिमाग लॉजिक लगा लेना, जहां थोड़ा ऑफेंस लग रहा है, हल्का है, तो वहां और है, एंड नहीं है। अब आता है, अगर वही चीज कमर्शियल पर्पस के लिए है, इफ इट इज फॉर द कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस है तो सजा भी ज्यादा मिलेगी ना, व्यापार कर रहा है। ठीक है, 3 साल से 5 साल। फर्स्ट टाइम करेगा तो 3 से 5, सेकेंड टाइम करेगा तो 5 से 7 पनिशमेंट। अब आप इसका चार्ट बनाइएगा, याद हो जाएगा। चैप्टर हो गया खत्म। लेट्स मूव टू अनदर चैप्टर, chapter number 4, chapter number 4 that dealings with the abatement and attempt। chapter number 4 में कितने सेक्शन बताए थे मैंने, जल्दी बताइए। 16 to 18। 3 सेक्शन है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में कितने सेक्शन है? अरे भूल गए, कहीं और ध्यान है क्या? 13 to 15। अरे 3 सेक्शन 3 चैप्टर में है, 3 सेक्शन 4 चैप्टर में है, 3 से 12 तक सेकंड चैप्टर में है, 2 सेक्शन पहले में है। इतना इजी है। और फिर मैंने क्या फंडा बताया, फिर 5 4 5 6, फिर रहे 8, यही तो याद करना है। चलो 16 के अंदर क्या है, अब इसमें आता है अबेटमेंट। आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बता देता हूँ। अबेटमेंट 3 तरीके से होता है। अबेटमेंट इंगेज, पहला इंस्टिगेट कर इंगेज कर खुद ही उसके साथ जुड़कर इंटेंशनली एड कर, ये अबेटमेंट हो जाता है अबेटमेंट। और उसके बाद आ जाता है इसकी पनिशमेंट। अब एक बार पढ़ लेना, इसके जो एक्सप्लेनेशन वगैरह वो देख लेना, तीनों एक्सप्लेनेशन। इंटेंशनली एड करता है, चीजों को मुहैया कराता है, ठीक है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट करता है, वो सारी चीजें इसमें है। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट कितनी होगी, अबेटमेंट की पनिशमेंट होती कितनी है, आईपीसी में 107 में दे रखा है ना अबेटमेंट,
उसकी Yes, sir. सजा ऐसे होती है जैसे अगर वो ऑफेंस अगर हो गया है तो अबेटमेंट को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी? सेम मिलेगी, खत्म। अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट क्या होता है? किसी इनमें से कोई भी ऑफेंस का अटेम्प्ट होना। अटेम्प्ट में सजा कितनी होती है? हाफ। यहाँ पे लाइफ की भी हाफ लिखी है, लाइफ की कोई हाफ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फ्रैक्शन देखेंगे ना 57 में कितना है? 20 साल, खत्म। और हाफ कितनी है? लॉन्गेस्ट की हाफ, लॉन्गेस्ट की हाफ, खत्म हो गए 3 सेक्शन, 2 मिनट नहीं लगे। चलिए आगे, अबेटमेंट और अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन जो है ना सेक्शन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। आई कैन गारंटी टू यू डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाई पनिशमेंट और अबेटमेंट कितनी दे रखी है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ये सीबीआई में भी आया था क्या ये एक्ट? सर क्या चीज? CBI अबेटमेंट पे? में था क्या ये? शायद सर, हाँ। भूल ही जाते हैं। पॉक्सो एक्ट? अब पॉक्सो नहीं, ये CBI में ना। अबेटमेंट में कुछ तो आया था अब। नहीं सर, पॉक्सो पूछ रहे हैं। ये अबेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आया था, वो किससे संबंधित आया था? मैं माइंड से निकल गया। सीबीआई के पेपर में था ऐसा क्वेश्चन, घुमा के था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो। अच्छा, वो अबेटमेंट में सर वो तो फिर उसमें आया था ना, प्रिवेंटिव जो वो। ठीक है ठीक है ठीक है, वो उसमें आया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, यस सर, उसका अबेटमेंट में। अबेटमेंट आया था वो। कितना बढ़िया क्वेश्चन था वो। हम्म। ना अब हमारा आधा काम से ज्यादा हो गया है, हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ लिए, 4 चैप्टर पढ़ लिए, 4 बचे हैं, मिसलेनियस में कुछ है नहीं। चैप्टर नंबर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 में कितने सेक्शंस हैं? आंख बंद करके बताइए, बेरक मत देखना। 5 सेक्शन है। कहाँ से अभी हमने कहाँ पे खत्म करी कहानी? 18। 18 पे खत्म करी, तो 18 में 5 जोड़ लीजिए, 19 20 21 22 23 हो गया याद? याद रह जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में कितने हैं? 5 के 4। बाद 4, 24 से 28। 26 27 28, ठीक है। फिर कितने जोड़ने हैं 7 चैप्टर में? 29, 29 में 5। 5 4 5 6 लिख लेना पेपर में, भूल जाओ तो गारंटेड कह रहा हूँ याद रहेगा। फिर 29 से लेकर 29 31 32 33, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 34 से 38 32 तक का, आएगा ना, 28 से 32। 28 से 32, ठीक है। गड़बड़ देखो होगी तो, लेकिन वो पता लग जाएगी, पकड़ी जाएगी, क्योंकि हमने तो फंडा साइड में रख रखा है ना, 54 56। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 5 कर लेते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, रिपोर्टिंग। सेक्शन नंबर 19 रिपोर्टिंग। अब जब आपको पता लग गया है कि भाई ऐसा ऑफेंस होने वाला है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी में जो कुछ लिखा है वो बात अलग है। सीआरपीसी में भी आपकी ड्यूटी होती है ना बताने की, और यहाँ पे लिखा एनी पर्सन, कोई भी इंसान जिसे पता लग रहा है कि भाई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, इंक्लूडिंग द चाइल्ड, बच्चा भी खुद भी बता सकता है, चाइल्ड भी तो बताएगा, including the child who has apprehension that any offense under this act is likely to be committed। क्या लिखा है? likely to be committed, होने वाला है, likely to be committed, अभी हुआ नहीं है। अंदेशा आ गया, हमें पता लग गया कि बच्चे को उठा के लाएं, गलत ऑफेंस होगा, और या मेरे को नॉलेज है, likely to committed या नॉलेज है। किस बात की नॉलेज है? कि that such an offense has been committed, हो चुका है, हो चुका है ना, has committed, likely to committed, होने वाला है या हो चुका है। मेरे को पता है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं बताऊंगा। किसको बताऊंगा? या बच्चे को भी पता है, लाइकली टू बी कमिटेड, बच्चे को नॉलेज है, या हो चुका है, तो बच्चे को इस बात की नॉलेज, तो बच्चा भी बताएगा, ठीक है। अब ही शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, किसको बताएंगे? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। ये कहाँ से आ गया एकदम बीच में? तो आप लोगों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ना होगा, वहां से आया है, ठीक है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट भी होती है, तो ऐसे ही स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है वो आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। या आप उसको नहीं बता पा रहे तो आप एक काम कीजिए, लोकल पुलिस को बता दीजिए। जब आप उनको बता देंगे तो वही बात आपकी लिखेंगे, राइटिंग में लिखेंगे, और अगर वो राइटिंग में लिखेंगे, एंट्री कर लेंगे, पढ़ के सुना देंगे, वही चीज जैसे एफआईआर लिखी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो एंट्री होगी वो ऐसी किताब में होगी जो पुलिस ने, यूनिट ने वो किताब बनाती है, एंट्री उसमें की जाएगी, सिंपल भाषा होगी। अगर बच्चा बता रहा है तो बिल्कुल सिंपल भाषा में होनी चाहिए रिकॉर्ड, ठीक है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि
ट्रांसलेटर की हेल्प चाहिए हो सकती है या इंटरप्रेटर की हेल्प चाहिए होगी, ये सारी चीजें एक बार पढ़ोगे तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें से बात कुछ ज्यादा है नहीं भाई, इतनी सी बात है, सेक्शन याद रखना। ओके, अब जैसे इसका 5th पॉइंट और देख लीजिए आप, 19 का 5, वो इंपॉर्टेंट है। When this special juvenile police unit or local police satisfy that the child against whom an offense has been committed, जिस बच्चे के साथ, अब इंफॉर्मेशन तो दे दी लेकिन बच्चा भी मिल गया, अब बच्चे के साथ जो ऑफेंस हुआ होगा, अगेंस्ट whom an offense has been committed, जिसके साथ ऑफेंस हुआ है वो बच्चा मिल जाता है, तो अब वो क्या करेगी, स्पेशल पुलिस जो होगी, स्पेशल पुलिस या लोकल पुलिस उस बच्चे को क्या कर देगी, देखेगी कि भाई हाँ इस बच्चे को क्या जरूरत है, केयर एंड नीड की जरूरत है। केयर एंड नीड की जरूरत है तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि ऑलरेडी हमारे पास एक कमिटी बनी हुई है। उस बच्चे को कहाँ भेजेगी, शेल्टर होम में भेज सकती है या नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजेगी, नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजेगी, इंक्लूडिंग एडमिटिंग चाइल्ड विद इन 24 आवर, 24 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखो 24 घंटे तो एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है हर चीज में, तो 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को या तो शेल्टर होम या हॉस्पिटल में भेज देगी। एट द सेम टाइम जो उसका 6th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे शैल विदाउट नेसेसरी डिले, ये जो पुलिस है या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो होगी, बिना किसी डिले के 24 घंटे के अंदर इस मामले को बताएगी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहाँ से आ गई, ये भी पता नहीं कहाँ से आ गई और ये भी कहाँ से आ गई। तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दे रखा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। देखो वहां पर क्या, एक तो बोर्ड भी होता है जुवेनाइल बोर्ड और एक होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या काम होता है कुछ ऐसे, इसलिए मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आप लोगों ने देखी तो नहीं होगी क्योंकि पसंद नहीं आई होगी, लेकिन नहीं उसमें सर, मैंने ये बताया देखी है थी तो। कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसका काम होता है जो बच्चे यतीम होते हैं, जो रोडों पे घूम रहे हैं या उनके साथ जिन बच्चों का गलत हो गया, ऑफेंस हो गया, वो उनकी केयर करती है, ठीक है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द चाइल्ड हू नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्ट करती है, तो उनको बता देगी। एट द सेम टाइम किसको बताया जाएगा, सेशन कोर्ट को बता दिया जाएगा, क्योंकि ट्रायल कौन करता है, सेशन कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन को भी बता दिया जाएगा कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है और वट एवर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड वो लिए जाएंगे। अब जो भी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी इंसान 19 में इंफॉर्मेशन देगा, अगर वो बाद में गलत भी निकलती है तो वो गुड फेथ में बच जाएगा, प्रोवाइडेड उसने गुड फेथ में इंफॉर्मेशन दी हो बस। जब गुड फेथ की 19 में बात कर रहे हैं तो फॉल्स की बात करेंगे 22 में, ठीक है। सेक्शन 22 गुड फेथ की बात यहाँ करी है, तो 22 में पनिशमेंट फॉर द फॉल्स कंप्लेंट और द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन है तो सीधा 22 पे जंप कर जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मान लो बच्चे ने दे दिए तो क्या बच्चे को जेल में डालेंगे, नहीं डालेंगे। 22 अभी हैंड टू हैंड पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट फॉर द फॉल्स कंप्लेंट और द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एनी पर्सन हु मेक्स अ फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, 3, 5, 7, 9, ठीक है। क्यों कर रहा है, उस इंसान ने झूठी इंफॉर्मेशन इसलिए दी थी ताकि वो इंद्रजीत को फंसा सके, उसको बदनाम कर सके, ह्यूमिलेट, एक्सटॉर्ट, थ्रेट और डिफेम कर सके। सजा मिलेगी उस इंसान को 6 महीने तक की हो सकती है और विद फाइन और विद बोथ। लेकिन अगर वही इंसान बच्चा है, बच्चे ने मेरे से मजे लेने के लिए मेरा झूठा नाम ले दिया है, तो बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। Whoever not being a child makes a false complaint or provide false information against the child, knowing it to be false, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है बच्चे ने, whoever not being a child, जो बच्चा नहीं है, makes a false complaint or provides false information against a child, बच्चे के खिलाफ कोई बात करता है और makes a false complaint or provides false knowing it to be false, thereby victimizing such child, जिससे चाइल्ड परेशान हो जाता है। ऑफ कोर्स ही बात है, बच्चे के खिलाफ अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो बच्चा, देखो प्राइवेसी की भी बात करता है, ठीक है, बच्चे को परेशान भी नहीं किया जाना चाहिए। तो शैल बी पनिश, यहाँ पर जो सजा होगी 1 साल तक हो सकती है, फाइन और विद बोथ, ठीक है भाई, इतना सा ध्यान रखना है। तो हमारा सेक्शन हो गया 19 भी हो गया और 22 भी हो गया। 19 इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा, 19 को ध्यान रखना। अब आ जाता है 20, 21 और 23 बचता है, कुछ नहीं है 20 में तो कुछ है ही नहीं। सेक्शन 20 2 मिनट में कवर करूंगा। ऑब्लिगेशन ऑफ द मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट द केसेस। अब देखो कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर यूज की जा रही होगी,
देखो अब क्या है, ये जो हाउसेज हैं जैसे मीडिया हाउस हो गया, होटल हो गया, लॉज हो गया, जहाँ पे बच्चे के साथ गलत किया जा रहा है या पोर्नोग्राफी के लिए लिया जा रहा है, या जो मीडिया आई मीन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए यूज किया जाएगा, कोई कैमरामैन होगा, तो ये उनकी सबों की ड्यूटी इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो एनी पर्सनल ऑफ मीडिया, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी, जहाँ उनका कुछ भी नाम हो, उसमें कितने भी लोग काम करते हो, शैल ऑन कमिंग अक्रॉस एनी मटेरियल और ऑब्जेक्ट, अगर उन्हें पता लगता है ऐसी चीजें यूज की जा रही हैं विच इज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिव ऑफ द चाइल्ड, पोर्नोग्राफी से संबंधित हो, ठीक है, उनका कर्तव्य बनता है, वो बताएंगे किनको, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को। अगर नहीं बताते हैं तो 21 में इनको सजा मिलेगी, नहीं बताओगे तो सजा काटिए। कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने तक की हो सकती है। और लेकिन अगर वो ना बताने वाले लोग कंपनी से संबंधित है, कोई कंपनी है उसके अंदर जो इंचार्ज वगैरह जो होंगे, उनको 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन शैल नॉट में क्या लिखा है? शैल नॉट अप्लाई टू द चाइल्ड, बच्चे को नहीं मिलेगी सजा, ठीक है, बच्चे को हम सजा थोड़ी ना दे सकते, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो। 23 पढ़ते हैं सेक्शन 23 में। प्रोसीजर फॉर मीडिया, प्रोसीजर फॉर मीडिया, मीडिया का क्या रोल है? मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा? अरे बच्चे का नाम तो गुम रखा, कोई बच्चे के साथ जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसका नाम तो गुप्त रखा जाएगा ना, ठीक है। नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और रिप्रेजेंट कमेंट ऑन एनी चाइल्ड। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है तभी वो मीडिया में बात जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई भी बात, कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी, आपको पता है आइडेंटिटी को लेकर क्या हमारे पास आईपीसी में कोई प्रोविजन है? आइडेंटिटी छुपाई जाएगी। हाँ जी जल्दी बताइए। हाँ जी 228A 228A, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज होगी। आई गेस बोधिसत्व गौतम का भी केस है इस पे, और एक दिनेश का भी केस है। हाँ जी, एम आई राइट? सर केस नेम तो याद नहीं आ रहा। बुद्धिस्ट वाला तो है। बोधिसत्व गौतम, ठीक है, और एक दिनेश का भी केस है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, तो मीडिया हाउस जो है वो भी अपना एक ड्यूटी को देखेगा, कोई पब्लिकेशन नहीं होगा। अब पब्लिकेशन में क्या क्या चीज नहीं किया जाएगा, इसमें ये चीज ध्यान रख लेना, वैसे तो इंपॉर्टेंस नहीं, आप लॉजिक भी लगाओगे तो पता ही लग जाएगा। बच्चे की आइडेंटिटी, उसका नाम, पता, उसका घर, उसका फोटो, फैमिली डिटेल, स्कूल, उसका आस पड़ोस नहीं डिस्क्लोज होगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि इसके आइडेंटिटी डिस्क्लोज इसलिए करना सही रहेगा ताकि बच्चे को प्रोटेक्शन मिल जाए, तो किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी पब्लिशर होगा और जो भी मीडिया हाउस होगा वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। फोर्थ क्या कहता है? शैल नॉट बी लेस देन 6 महीने से कम सजा नहीं होगी, विच मेक्स सेंस टू 1 ईयर। मीडिया हाउस वालों को भी सजा मिलेगी 6 से 1 साल तक। खत्म हो गया ये चैप्टर, आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 6 में कितने सेक्शंस है? 5 के बाद आएगा 4। चैप्टर नंबर 6, इसके बाद आएंगे 4 सेक्शन। 4 सेक्शन मतलब अभी हमने खत्म करा 19, 20, 21, 22, तो अब आ जाएगा 23 पे खत्म करा, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से स्टार्ट होगा सेक्शन 24। 24 क्या है? प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चे की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी? स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड कैसे रिकॉर्ड होगी? देखो बच्चे की स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी, उसके घर पर होगी। शैल बी रिकॉर्डेड, इस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू का बनेगा ही। बच्चे के घर पर हो सकती है, रेजिडेंस पे, और एली कोई भी ऐसी जगह जहाँ यूजली वो रहता है, और प्लेस ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, जहाँ वो रिसाइड करता है, या प्लेस ऑफ हिज चॉइस, प्लेस ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, प्लेस ऑफ चॉइस। कौन करेगा? वुमेन ऑफिसर करेगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। क्या ड्रेस पहन के करेगी? यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, नो यूनिफॉर्म, अपना कैजुअल रहेगी, ताकि बच्चा डरेगा ना, ठीक है। किसी भी दौरान एक्यूज को सामने नहीं लाया जाएगा। नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम इन द कॉन्टैक्ट विद द एक्यूज, के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, पुलिस की ड्यूटी है। नो चाइल्ड शैल डिटेन इन द पुलिस स्टेशन, में नहीं रखा जाएगा रात में, नाइट में तो बच्चे को रखेंगे ही नहीं, एक्यूज के सामने नहीं लाएंगे। आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्ट की जाएगी, बेसिक सी बात है। 25 पे आ जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय द मजिस्ट्रेट,
बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। स्टेटमेंट बच्चे की रिकॉर्ड कौन करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। मजिस्ट्रेट साहब क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? 164 का ही बयान जैसे रजिस्टर होता है वैसे ही करेंगे, ठीक है। और बच्चे की भाषा में ही करेंगे, जो बच्चा बोलेगा उसी लैंग्वेज में करेंगे। और परमिट कर सकते हैं एडवोकेट्स को वहां पर और उसके फैमिली मेंबर्स को, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड हो जाएगा स्टेटमेंट 164 के बयान रिकॉर्ड हो जाएंगे तो कॉपी भी दे दी जाएगी किसको? 207 के अंदर जैसे कॉपी दी जाती है, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती है, पुलिस रिपोर्ट की भी कॉपी दे दी जाएगी। सेक्शन 26 इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंस तो ज्यादा नहीं है इसमें। एडिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड, देखो 24 जरूर याद रख लेना आप। 24-25 में ये देख लेना, मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं 164 के बयान की तरह, 164 ऑफ CRPC। 24 इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट में मैं बता दूंगा किन किन सेक्शन पे फोकस करना है। 26 में बेसिक सी बात है, जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो बच्चे के साथ क्या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं? आंसर इज यस, पेरेंट्स बिल्कुल होंगे। अगर पेरेंट्स के सामने बच्चा शर्माता है, घबराता नहीं बता रहा है, तो कैसे इंसान होगा जिसपे बच्चा ट्रस्ट करता हो? इतनी सी बात है। अगर बच्चा इस तरीके से असमर्थ है चीजों को समझने के लिए तो ट्रांसलेटर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी होगा, और अगर बच्चे की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो स्पेशल एजुकेटर भी होगा, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, एजुकेटर, TIE, टाई, ठीक है। टाई याद रख लेना, फ्यूचर में याद आएंगे। देखो पेपर में आज ना आए, राजस्थान में शायद ये क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन आपके दिमाग में तो रहेगा फ्यूचर के लिए। इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि स्पेशल एजुकेटर मिलेगा, मिलेगा। जब उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है तो एजुकेटर को बुलाएंगे। और इन सब चीज का ऑडियो वीडियो होगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता बच्चे को दबाव में डाल के उसके बयान वापस लिए जाए। पेरेंट्स होते हैं, बयान बदलवाते हैं, तो जो एक बार बच्चे ने रिकॉर्ड कर दी वो रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि बच्चे से देखो ये प्रेजम्पशन भी होता है कि बच्चा जो कह रहा है वो सच ही कह रहा होगा। इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ भी किस पे होता है? एक्यूज्ड पे होता है। एक्यूज को ये प्रूव करना है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज दैट ही हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, और बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द मेंटल स्टेट का भी उसी के ऊपर ही होगा। Now medical examination, that is the section 27. मेडिकल एग्जामिनेशन आप जानते हैं 164 के जब बयान होते हैं 164 के ए में भी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है CRPC में, am I right? हाँ जी, CRPC में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक डिसेंसी मेंटेन की जाएगी। इससे पहले सेक्शन 27 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो अक्सर आप लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं किस बात पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ? सेक्शन 27 के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है? notwithstanding नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। FIR लिखी होनी चाहिए क्या? नो not सर, necessary FIR और कंप्लेंट अगर नहीं भी हुई है तो भी आप 164 के बयान करा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो भी 164 के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा उस लेडी का, ठीक है, बच्ची का। बी कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद 164A, चाहे FIR या कंप्लेंट ना भी हुई हो अभी, क्योंकि इमीडिएटली कराना पड़ेगा ना मेडिकल एग्जामिनेशन, नहीं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं वो टाइम के साथ खत्म हो जाती है। नाउ इन द केस द विक्टिम इज अ गर्ल, और उसका ऑफ कोर्स सी बात है डिसेंसी मेंटेन रखनी है। और आज के इस लेक्चर के बाद प्रॉब्लम हम एक और लेक्चर पर करेंगे एक टॉपिक, और हमें करना है एक सब्जेक्ट दैट इज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन। वो भी बहुत ही सिंपल सा है। तो वुमेन डॉक्टर ही कंडक्ट करेगी, और पेरेंट्स की प्रेजेंस हो सकती है। अगर पेरेंट्स से बच्चा शर्मा रहा है तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला एक इंसान हो सकता है। एंड अगर कोई भी इंसान नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स नहीं है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाला आदमी भी नहीं मिल रहा है, तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट का हेड होगा वो एक नॉमिनेट करेगा एक वुमेन को, उसी में हॉस्पिटल में से किसी को, उसके प्रेजेंस में वो हो जाएगा। सिंपल सा था, हो गया, आपको समझ में आ भी गया होगा, इजी है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर दैट इज 7। हमने फॉर्मूला बनाया था 5, 4, 5, 6। ये अब हम आगे 5 सेक्शन दोबारा से, 5 सेक्शन स्टार्ट होंगे 28 से, खत्म होंगे 32 पे। 28, 29, 30, 31, 32, ठीक है। तो डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 28 इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। स्पेशल कोर्ट कौन सी है? कोर्ट ऑफ सेशन होगी। कोर्ट ऑफ सेशन या तो इस एक्ट के तहत कोई कौन बना दे, स्टेट गवर्नमेंट बना दे, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलकर। अगर नहीं बनाई है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है,
तो वही कोर्ट ऑफ सेशन इन मामले को देखेगी, ठीक है, इन्हीं मामले को देख लेगी। और जनरली आपको पता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एक चिल्ड्रंस कोर्ट की भी बात की गई है, प्रोबब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 20 या 90 है। कौन सा सेक्शन है चिल्ड्रंस कोर्ट? हाँ जी, तो अगर उसके तहत 2005 एक्ट के तहत कोई चिल्ड्रंस कोर्ट बनाई गई है कोर्ट ऑफ सेशन, तो वही कोर्ट इन मामले को देखेगी, ठीक है। और वो ही मामला, अब ऐसा भी हो सकता है, पॉक्सो की बात तो यहाँ पर आ गई, लेकिन वो अक्यूज ने उसी चाइल्ड से संबंधित कुछ और ऑफेंस भी अगर किए हैं तो यही कोर्ट वो सुन लेगी, शेल ट्राई, सेम चीज यही कोर्ट सुन लेगी, अलग से मामला उसमें नहीं चलेगा, चार्ज एट द सेम ट्राई। ऐसे ही आईटी एक्ट का जो 67 का बी, उससे संबंधित भी एक कोर्ट देख लेगी मामले। नाउ सेक्शन 29, आप मुझे ये सेक्शन बताइए, चिल्ड्रंस कोर्ट सेक्शन 19 में है, 20 में है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जल्दी देख के बताइए। सर 19 में दिया है पावर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट। सर हाँ जी। 19 में दिया है। ठीक है, याद रहेगा ना। 20 में क्या दे रखा है? Child attained age of 21 years and yet to complete prescribed term of stay in place of safety. ठीक है, 19, तो 19 याद रखना, चिल्ड्रंस कोर्ट। नाउ presumption as to the certain offenses, presumption as to certain offenses, section 29 is very simple, presumption as to certain offenses। presumption से क्या पता लग रहा है? presumption हमने ऑलरेडी पढ़ते हैं ना, सेक्शन हम पढ़ते हैं 101 से लेकर 114 के ए तक। ये क्या है? presumption और burden of proof ही तो है, burden of proof and presumptions। तो जब हम प्रेज्यूम करके ही चल रहे हैं, कोर्ट प्रेज्यूम करके चल रही है, कोर्ट शैल प्रेज्यूम कि भाई अगर कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ, बेट हुआ, तो माना जाएगा कि ये अक्यूज ने किया होगा, ठीक है, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? अक्यूज्ड पे। यहाँ से क्वेश्चन आया था डीजीएस में, दिल्ली हायर जुडिशियल में, ठीक है। 30, देखो 30 भी प्रेजम्पशन की एक तरीके की बात करता है। शैल प्रेज्यूम, दोनों में क्या लिखा है? शैल प्रेज्यूम। In any prosecution for an offense under this act which requires a culpable mental state on the part of the accused, culpable क्या होता है? culpable क्या होता है? Punishable. कल्पेबल को हम आपराधिक बोलते हैं, आपराधिक उसकी मानसिक स्थिति में उसने काम किया है, मेंटल स्टेट। सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 7 में हमने क्या पढ़ा था? 7 और 9 में हमने क्या पढ़ा था? और 11 में इंटेंट की बात करी है। उसका गलत इरादा रहा था, टच करने का गलत इरादा है। देखो टच कोई इंसान एक बच्चे को कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ बीइंग अ टीचर, लेकिन मेरा इरादा ठीक होगा। अब आपको पता होगा मेडिकल एग्जामिनेशन जब भी होता है, अगर बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, लेडीज भी जाती है, तो डॉक्टर टच करता है बहुत सारे प्राइवेट पार्ट को, देखता भी है, इंसर्ट भी करता है ऑब्जेक्ट, तो उसका गलत इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन जो एक्यूज का जो कल्पेबल मेंटल स्टेट मान के जाएगा कि उसने अगर ऑफेंस किया है, तो कल्पेबल मेंटल स्टेट मान लिया जाएगा उसने गलत इरादे से ही किया होगा। इसमें 5 चीजें कवर की गई है कल्पेबल में, 5 चीजें अभी मैं बताऊंगा, पहले वो चीज कवर कर लेते हैं, एक सेक्शन और कवर हो जाएगा हैंड टू हैंड। तो सेक्सुअल इंटेंट उसकी रही होगी, इसलिए उसने गलत तरीके से टच किया या कुछ किया, ठीक है। तो 5 चीजें इसके एक्सप्लेनेशन में लिखी हैं। देखो इंटेंशन हो सकती है, इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज और बिलीफ और रीजन टू बिलीव, ठीक है। ये 5 चीजें, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं इस पे, लेकिन हम लोग एडवांस में पढ़ते हैं। इस एडवांस में पढ़ने से आप लोग जानते हैं कि आपको कितना फायदा मिला होगा। हमने एक एक चीज, अगर बारीकियों में टाइम जरूर लगता है, कछुए की चाल है हमारी, लेकिन बढ़िया है, खरगोश से बढ़िया रहता है कछुए की चाल में चलना। मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता रहा था कि जैसे अब डॉक्टर भी टच करता है कोई बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट जब वो टच करेगा तो कहीं उसको एग्जम्पशन है या नहीं है? कहीं प्रोटेक्शन मिली है इस एक्ट में या नहीं मिली है? यस सर 41 में मिसलेनियस में मिली है, ठीक है, मिसलेनियस में मिली है 41। तो 3 से 12, 3 से 13 तक भाई वहां पे टच भी करना पड़ सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में इंसर्ट भी करना पड़ता है कोई ऑब्जेक्ट, तो दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान मेडिकल एक्सपर्ट जो होंगे वो एग्जम्प्टेड होंगे, उनके ऊपर ये पनिशमेंट वगैरह ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। 41, तो 3 से 13 रेड विद सेक्शन 41 के साथ जरूर पढ़ेंगे। खत्म हो गया एक और सेक्शन, ओके। आगे चलते हैं, हमने पढ़ लिया है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेंस के लिए होना चाहिए,
सेक्शन 30 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है, हमें एक्यूज को प्रूव क्या करना पड़ता है, एक्यूज को हमें सिद्ध करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट BRD, ठीक है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें उसके अगेंस्ट ऑफेंस प्रूव करना पड़ता है। बट क्या ये परिस्थिति ऐसा नहीं चलेगा, प्रीपोनेंस ऑफ लायबिलिटी नहीं चलेगी, प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगी, ये सिविल मामले में चलती है, पलड़ा भारी वाला हिसाब नहीं होगा यहाँ, ठीक है। एक्यूज के खिलाफ अगर ऑफेंस हमने साबित करना है तो इट हैज टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इज दैट क्लियर? सेक्शन 30, सेक्शन 31 एंड 32 भी कर लेते हैं जल्दी से। 31 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ द CRPC टू द प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। अरे CRPC अप्लाई होगी, CRPC अप्लाई हो जाएगी। बेल बॉन्ड की बात आएगी, CRPC अप्लाई होगी। बेल बॉन्ड वही सेक्शन 436 से लेकर 439 तक वो अप्लाई हो जाएगा, बॉन्ड के पीछे के सेक्शन है उसके, ठीक है। ओके, देखो एक चीज आप मुझे बताइए, अगर आप कल को जज बन जाते हैं, दिल्ली में बन गए तो आप MM के लाएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी कोर्ट में जो सरकारी वकील आएगा उसका डेजिग्नेशन क्या होगा? APO। APU APP होता है, दिल्ली में APO नहीं होता, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, APO आपका UP वगैरह में चलेगा, ठीक है। तो MM की कोर्ट में तो अपियर होते हैं APP, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन आ जाती है वहां होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपियर होंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको आप ऐसा मान लीजिएगा, क्योंकि ये तो कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में कौन अपियर होगा? PP अपियर होगा, और इसलिए यहाँ पर स्पेशल वर्ड लिख दिया क्योंकि स्पेशल केसेस है। ओके, द कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल कोर्ट शैल बी कंडक्टेड बाय द PP। PP की बात यहाँ लिखी है, PP कंडक्ट करेंगे। स्पेशल PP 32 में है, जिसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट लेस देन 7 ईयर एज एन एडवोकेट। इज दैट क्लियर? और 2U की बात है, 2U, और वहां पर कहां पर 24, 25, 25A CRPC, पूरी कहानी हो गया। चैप्टर नंबर 7। अब बहुत सिंपल सा चैप्टर एक और बचा है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 सेक्शन बचे हमारे पास 33 से लेकर 38 तक, 33 से लेकर 38 तक, 2 मिनट के सेक्शन। प्रोसेस एंड द पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, प्रोसेस एंड द पावर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट की क्या प्रोसीजर होगी, क्या पावर होगी? कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले लेगा, और वैसे आपको पता है कि कॉग्निजेंस के कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है, डायरेक्ट कॉग्निजेंस तो नहीं लेता है ना, तो यहाँ ले लेता है। स्पेशल कोर्ट में टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर द ट्रायल, बिगर कमिट किए हुए भी, विदाउट कमिटमेंट आल्सो। जबकि वहां पर पहले क्या होता है, 207 की कार्यवाही तब जाके 209 में कॉग्निजेंस कोर्ट लेगा। इज दैट क्लियर? तभी तो भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ले लेगा, विदाउट द अक्यूज्ड बीइंग कमिटेड फॉर द ट्रायल अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस और अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट पे, ठीक है, कॉग्निजेंस ले लेगा। अब इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और दूसरी साइड के अक्यूज्ड का वकील, अक्यूज्ड का प्लीडर। भाई ऑफ कोर्स ही बात है, एग्जामिनेशन भी होगा, क्रॉस भी होगा, री एग्जामिनेशन भी होगा। तो ये तीनों को करते वक्त ये तीनों को किया भी जाएगा। कम्युनिकेट द क्वेश्चन टू बी पुट। अभी इसमें कैसे पूछे जाते हैं, देखो कोई भी जब एग्जामिनेशन होगा तो क्वेश्चन ना बच्चे से डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। वकील जो होगा ना उसका, कि उसका जो वकील होगा वो बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो किसके पास भेजेगा? क्वेश्चन को जज साहब के पास भेजेगा, कोर्ट को बताएगा, कोर्ट पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। और बीच बीच में ब्रेक्स भी लिए जाएंगे, बीच बीच में ब्रेक्स भी लिए जाएंगे, और एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा जाएगा ताकि बच्चा परेशान ना हो जाए, ओके। और उसके जो फैमिली मेंबर है, गार्जियन है, उन सबको अलाउ किया जाएगा बच्चे के साथ। स्पेशल कोर्ट शैल इंश्योर द चाइल्ड इज नॉट रिपीटेडली बी टेस्टिफाई। ऐसा ना हो कि चाहे बच्चे को बार बार कोर्ट में बुलाना पड़ रहा है, एक बारी में काम चल जाता है तो ठीक है, ओके। तो ये हो गया प्रोसीजर 33, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। किसी भी तरीके के एग्रीवेटेड
एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बच्चे से, ना ही करेक्टर असिस्टेशन होगा। बच्चे का तो करेक्टर असिस्टेंट हो ही नहीं सकता, वैसे भी हमारे एविडेंस में भी प्रोविजन बने हुए हैं, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को लेके कोई बात नहीं होगी, और डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, क्योंकि इस एक्ट का पर्पस प्राइवेसी भी है, ठीक है। और आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, डिस्क्लोज की जा सकती है आइडेंटिटी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ओनली। एक्सप्लेनेशन में आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड में बच्चे का स्कूल, बच्चे का घर का पता, बच्चे के पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के डिस्क्लोज हो गया तो वो सारी बात खुली जाएगी, नेबर, बच्चा कहाँ रहता है, ये सारी चीजें बच्चे की आइडेंटिटी में आती है। इसका 8 जो है कंपनसेशन जो है रिहैबिलिटेशन के लिए इन एडिशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। 33 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इतना ही है इसमें काफी। सेक्शन 34, Section 34 procedure in case of the commission of offence by the child and the determination of the age by special court, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। प्री के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्री का क्वेश्चन क्या है, देखो अगर बच्चे ने ऑफेंस किया है, वेर एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, भाई बच्चा भी तो आजकल होशियार हो रहे हैं, 18 साल से कम के बच्चे कितने हीनियस ऑफेंसेस भी कर देते हैं। तो अगर बच्चे ने ही ऑफेंस किया है तो वो उसका ट्रायल कैसे चलेगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चलेगा, और जनरली बोर्ड के पास चलता है। अब उसमें फिर बोर्ड के पास चिल्ड्रंस कोर्ट में भी चल सकता है, प्रोवाइडेड बच्चे की उम्र 16 से 18 हो, इसकी इंक्वायरी होगी, बच्चे का मेंटल स्टेटस देखा जाएगा, तभी चिल्ड्रंस कोर्ट में चलेगा, अदरवाइज बोर्ड में चलता है। एम आई राइट? उसका प्रोसीजर आप थोड़ा सा जान लेना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बोर्ड भी है और चिल्ड्रंस कोर्ट भी है। चिल्ड्रन कोर्ट में तभी मामला चलता है, पहले जो उसका इंक्वायरी होती है कि बच्चे का मेंटल कैपेसिटी हीनियस ऑफेंस को करने की थी नहीं थी, तो अगर वो देखा जाता है वो एडल्ट के तरीके से ट्रीट तभी होगा जब उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद उसको चिल्ड्रन कोर्ट्स में ट्रायल चलेगा। और एक चीज और याद रखना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई ट्रायल वर्ड यूज ही नहीं, इंक्वायरी वर्ड यूज हुआ है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन 34 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 में लिखा है, अगर ये बात निकल के आती है सामने कि भाई बच्चे की एज क्या है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो निर्धारित कर दिया वही होगी। बाद में पता चला यार बच्चे की एज तो ज्यादा थी, बच्चा तो चाइल्ड था ही नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी ऐसा ऑर्डर जो स्पेशल कोर्ट ने पास किया होगा, इट विल नॉट इनवैलिडेट द प्रीवियस प्रोसीडिंग, ठीक है। क्लियर है? 35 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 35 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। 35 में क्या लिखा है, कोई भी जो बच्चे की जो गवाही है, एविडेंस जो बच्चे की ले लेनी चाहिए 30 दिन में हो जानी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस ऑफ द केस। जैसे ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा, संज्ञान लेगी स्पेशल कोर्ट, तो 30 दिन में ले ले बच्चे की एविडेंस। और सेकेंडरी क्या है, देन इसका जो 2 है वो भी, इसका ट्रायल जो है वो 1 साल में हो जाना चाहिए, ट्रायल जो 1 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। देन 36 क्या कहता है, चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग, जब भी बच्चे को टेस्टिफाई किया जा रहा होगा तो उसको एक्यूज को सामने नहीं लाया जाएगा। अगर बेसिकली बच्चे को दिखाना भी है चीजें तो वो कैसे दिखाया जाएगा, एक मिरर यूज होता है सिंगल साइड, ठीक है, जो टिंट जिसमें सिर्फ एक साइड से देखा जा सकता है, उस तरीके से होगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, ठीक है। कर्टेन यूज हो सकता है या अदर डिवाइस। ओके, 37 बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता ही होना चाहिए, कैमरा प्रोसीडिंग होगी। कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब क्या है, कितने कैमरा लगे होंगे? तो कैमरा नहीं होता सर, क्लोज रूम होता है। अच्छा, तो विद इन दी 4 वॉल होगा, ठीक है। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अंदर जो लोग होंगे ना, वो सिर्फ उसी मामले से संबंधित लोग होंगे, फालतू के लोग नहीं होंगे वहां पे, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है सबको। भाई एक लड़के की, बच्चे की डिग्निटी भी तो मेंटेन करनी है। तो कैमरा प्रोसीडिंग का ये मतलब नहीं कि कैमरा वैमरा लगा दिया जाएगा। हाँ, वीडियोग्राफिंग होती है, बट डजंट मीन कि वो सबके सामने हो। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे तो वो वीडियोग्राफ्ड हो जाएंगे, बट ये कैमरा जो है, कैमरा प्रोसीडिंग होती है। अब कौन कौन साथ रह सकता है, बच्चे के पेरेंट्स रहेंगे कोर्ट में, जिसके ऊपर वो विश्वास रखता है वो रहेगा। और अगर लगता है कि भी बच्चे की जो एविडेंस है वो 284 का कमीशन इशू करके लेनी है, तो वैसे कोर्ट करवा लेगी, ठीक है। देन 38 284 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, कमीशन इशू करके।
एंड देन 38 असिस्टेंट ऑफ इंटरप्रेटर एक्सपर्ट व्हाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस। तो हेल्प हो सकती है, बच्चे को ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराया सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है, और स्पेशल एजुकेटर जब बच्चा फिजिकली डिसेबल है। तो तीन बातें हैं, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और एजुकेटर टाइप, ठीक है। 38 बाकी अब मिसलेनियस बचे, मिसलेनियस में भी 2-3 इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेते हैं क्विकली। चैप्टर नंबर हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 39 से लेकर 46 तक। 2-3 इसके इंपॉर्टेंस है, बाकी फालतू के हैं। गाइडलाइंस फॉर द चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट, सब्जेक्ट टू द सर रूल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रिपेयर अ गाइडलाइंस, एनजीओ को प्रिपेयर करेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोफेशनल को, एक्सपर्ट को, कि भाई वो टाइमली हेल्प कर सके बच्चे की, जैसे प्री ट्रायल स्टेज पे, ट्रायल स्टेज पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। 40 छोड़ सकते हैं सीधा, ठीक है। 39 को तो राइट ऑफ द चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, भाई बच्चे का ये अधिकार है लीगल प्रैक्टिशनर, यानी लीगल प्रैक्टिशनर 301 जो सीआरपीसी में यूज किया जाएगा, वो चूज कर सकते हैं अपना कोई भी एडवोकेट। एट द सेम टाइम अगर वो नहीं चूज कर पा रहे हैं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट देगी। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। 41 मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, मेडिकल अटेंडेंट जो भी होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाले, उनको प्रोटेक्शन दी गई है 3 से 13 में, उनके लिए वो ऑफेंस नहीं होगा अगर वो कोई प्रोजेक्ट कोई चीज इंसर्ट भी करते हैं ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी को टच करते हैं, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस फॉर देम। 42 अल्टरनेटिव पनिशमेंट, अल्टरनेटिव पनिशमेंट में हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है कि जो यहाँ पनिशमेंट दे रखी है और आईपीसी में पनिशमेंट है या किसी और लॉ में पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट मिलेगी ग्रेटर पनिशमेंट, ठीक है, ग्रेटर पनिशमेंट मिलेगी। और रही बात 42 का ए, 42 का ए जो है एक्ट जो है, ये जो एक्ट हमने बनाया है ये एक स्पेशल प्रोविजन है, इन डेरोगेशन नहीं है। अगर कोई कंफ्लिक्ट आएगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी, तो दिस एक्ट विल प्रिवेल। इज दैट क्लियर? दिस एक्ट विल प्रिवेल। 43 ये ड्यूटी बनती है किसकी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को, इस एक्ट में बताई हुई बात को उसको बढ़ावा दे, बताए लोगों को कि ताकि ऑफेंस को रोका जा सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी एम्प्लॉयज हैं स्टेट गवर्नमेंट, उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कराए। 44 मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, क्या ये एक्ट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पे ऑलरेडी NCPCR जो बनी है, और स्टेट कमीशन फॉर द PCR जो बनी है, वो इनका ध्यान रखेगी कि एक्ट ढंग से अप्लाई होता रहे। एंड लास्टली 45 एंड 46 इसमें पावर गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल बना सकती है। 2012 में ऑलरेडी रूल्स बन चुके हैं जो संबंधित है कि भाई जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो CDs वगैरह होंगे उसको, या पेन ड्राइव वगैरह जो होंगी, उस कंटेंट को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ठीक है, और उस बात की कैसे रिपोर्टिंग होगी, इससे संबंधित कोई भी, और स्पेशल एजुकेटर्स वगैरह जो उनकी कितनी फीस होगी, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाएगा, कंपनसेशन कैसे होगा, इससे संबंधित ऑलरेडी रूल्स बनाए गए हैं। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम यू कैन कॉल इट। और जो भी रूल्स बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वहां से पास हो जाएगा, मॉडिफाइड मैनर में हो सकता है या अनमॉडिफाइड मैनर। तो पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ नो यूज, क्योंकि 2 साल के अंदर रिमूव करनी थी, ऑलरेडी 2021 चल रहा है, तो ऑलरेडी इस एक्ट में जो भी प्रॉब्लम आई थी वो ऑलरेडी सॉर्टेड आउट हो चुकी है। इसके साथ अगर आप पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम मिलता है, तो इसके रूल्स पढ़ लेना 2012 के, सिर्फ उसमें 7 रूल्स हैं, ठीक है, 7 रूल्स हैं, ठीक है, 7 रूल्स हैं। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना गाइस, इट्स ओवर नाउ। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, बहुत ही क्लीन और स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। पढ़ लेना, एक बार रीड करोगे, सेक्शन याद करने की कोशिश कीजिए, हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कौन कौन से सेक्शंस को बहुत ध्यान से देख लेना। देखो 3 से 13 तक, सेक्शन 2 मैंने आपको बता दिया, 2D 2DA, 3 से 13 तक सारे देखने हैं, 3 से इनफैक्ट 18 तक सारे देखने हैं। फिर आपको देखना है 19 देखना है, इंपॉर्टेंट है। 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 इंपॉर्टेंट, 27
ऊपर से रीड कर लेना, लेकिन ये 3 जरूर सेक्शन पढ़ लेना। स्पेशल कोड 28 इंपॉर्टेंट रहेगा, पता होना चाहिए स्पेशल कोड कहाँ दे रखी है। थर्टी थ्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 33 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 34, 35, 36, 34, 35, 36 नहीं 35 तो ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोविजन एज टू 41, 42, 42 ए भी देखना, नॉलेज होनी चाहिए, पता रहना चाहिए, इतना काफी। Okay guys, this is all about the protection of the child from the Sexual Offence Act पॉक्सो 2012। I think 3 क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो एक ये बोनस मार्क्स है, आराम से आप इसको गेन कर लेंगे। ठीक है गाइस,